अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा वो है सदिश और अदिश की जानकारी और वेक्टर के बारे में फुल जितना भी कुछ संभव हो सकेगा आपको जानकारी दी जाएगी वेक्टर की। तो एक तो होता है वेक्टर TOR, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश। और एक होता है आपका अदिश, स्केलर। स्केलर इसे कहते हैं अदिश। तो दोनों में आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अगर दोनों में अंतर ना पता हो तो फिर आपको वेक्टर के बारे में जानकारी पॉसिबल हो जाएगी ग्रहण करनी। तो ये अदिश क्या होता है? अदिश जैसे इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे टाइम हो गया, टाइम, अब टाइम में कोई डायरेक्शन की जरूरत तो होती नहीं, जस्ट 5 सेकेंड। लेकिन वेक्टर, वेक्टर हो गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे आप वो कर लो, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपने डायरेक्शन, क्योंकि दिशा की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो अगर आपने घर से चले भाई कि आप पूरब की ओर चले, यहां से चले, मान लो आप ये पूरब की ओर चल गए भाई आप 2 किलोमीटर, फिर आप वहां से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चले गए। अब यो आपका जहां से चले आप वो तो हो गया पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट का है ना आरंभिक बिंदु, और ये जहां पहुंच गए वहां हो गया लास्ट फाइनल पॉइंट आपका बी। अब आपसे पूछ ले भाई दूरी, अगर पूछ ले आपसे दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया जी आप पहले आ सके 2, ये सी पॉइंट है मान लो आपका, तो हो गया ए सी प्लस सी बी, डायरेक्ट जोड़ दो, 2 + 3 बराबर 5 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे विस्थापन पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन का मतलब हो गया ए से और जहां पहुंच गए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना डायरेक्ट, तो ये हो गया ए बी, डायरेक्ट सीधा, इसमें आपको जोड़ना नहीं, बस डायरेक्ट देखना ए से बी, ए बी हो गया। अब ये आपको नाप पे, या तो आप राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ जब निकाल सको, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें, तो या इसे नाप कर मेजरमेंट करो भाई, इसका नाप कर बताओ जी, इसको ए बी को क्या करना आपकी बार, नाप कर, डायरेक्ट नहीं कि भाई जैसा 2 और 3 5 कर दिया, यहां से यहां तक सीधा एकदम डायरेक्ट देखना भाई, ऐसा आपको उसी डायरेक्शन में। अब इसके ये डायरेक्शन भी पूछ सकता है आपसे, कितना कितना एंगल है इसका, कितना नहीं, ये भी एंगल भी हो जाता है इसमें। तो जबकि टाइम आपका, टाइम हुआ, मास हुआ, द्रव्यमान, इसमें आपको कोई दिशा की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये सदिश और अदिश दोनों में वो होना चाहिए आपके पास कि भाई ये जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती हो, और ये इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड, क्या कहें इसको, इसका मैग्नीट्यूड, हिंदी में क्या है, परिमाण, केवल परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती भाई। और इसमें परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी कि किस दिशा में, और उसकी लंबाई भी होगी, लेंथ भी होगी। तो अब आप वेक्टर का थोड़ा और सदिश, इसमें ऐसा कर लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो, ये वेक्टर ए बी हो गया, इसका ये वेक्टर ए और बी, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम ए बी के ऊपर एरो लगा सकते हैं। ये केवल
वेक्टर को दर्शाना, इसकी मान लो लेंथ यहां से आता कितनी 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका परिमाण लिखो, ये तो हो गया वेक्टर सदिश। अगर इसका आप परिमाण लिखो तो वो बिना एरो के ये लिखा जाएगा इसका परिमाण। इसमें इसकी मैग्नीट्यूड होगा, केवल डायरेक्शन नहीं होगी बिल्कुल भी। अब इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, ए बी के ऊपर एरो लगाकर उसके ऊपर मोड़ लगा दो। ये मोड़, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन खत्म, इसमें कोई दिशा नहीं है। और ये ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, बिना एरो और बिना मोड़ के भी लगा सकते लिखते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इसी की डायरेक्शन चेंज कर दो, देखो ये हो गया बी से ए, तो इसको लिखा जाएगा 5 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, लेकिन देखो डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी भाई, तो इसको लिखा जाएगा बी ए, वेक्टर बी ए। वेक्टर इसको बी ए लिखा जाएगा। अब देखो इसमें दोनों में मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका भी मैग्नीट्यूड बी ए का भी मैग्नीट्यूड कितना, इसका भी 5 है मान लो, इसका भी कितना 5। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अब आप अगर ए बी को और बी ए लिखना चाहोगे, देखो अब डायरेक्शन अपोजिट है इनके, दोनों वेक्टर हो गए, तो यहां साइन कैसा लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये है वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर की आप डायरेक्शन चेंज करोगे, किसी भी सदिश की दिशा बदलोगे तो उसका आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। अब आप वेक्टर का ये सदिश को और अच्छे से जानने के लिए अब देखो आप यहां पे बना दो अपना 2 डायमेंशन, 2D पे ले लो, फिर 3D पे लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। अभी जो डायरेक्शन हो ना चीज, देखो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, अब ये इसकी डायरेक्शन, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन लगाएंगे यहाँ पर हम। जैसा ये हो गया ओ, ओरिजिन ओ मान लो, यहाँ कोई पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो 3 4। अब देखो ये क्या होता है, प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये ऐसे होते हैं इनके साइन कोऑर्डिनेट के। अब आप ओ से ए पर जाना, वेक्टर वेक्टर ओ से ए पर, ये पॉइंट 3 4, तो इसमें x की वैल्यू कितनी 3, तो अगर आप इसके यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दो तो ये तो वैल्यू होगी इसकी यहां से यहां तक 3 और ये हो गया आपका 4, तो ये इसे ऐसे ही मिला दो। अब देखो ये वेक्टर ओ ए लिखना आपको, वेक्टर ओ ए वेक्टर लिखना, तो आप इसे कैसे लिखोगे, एक तो सीधा चले गया, एक ऐसे भी डाल दो, ओ से पहले आ जाओ पी पे और फिर पी से कहां आना ए पर, तो ओ पी प्लस पी ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपी प्लस पी ए बराबर ओ ए। अब अगर आप इनकी एक यहां में यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है हिंदी में कहते हैं मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश की सहायता से हम इसको वेक्टर की पोजीशन दर्शा सकते हैं, ये किस पोजीशन पे है, क्वाड्रेंट 2D 3D कोई भी फिगर हो सकती है इसकी। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसा कोई वेक्टर है, जैसा कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे, लेकिन पहले मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बताऊंगा।
मात्रक सदिश का मतलब जैसा कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आ जा 1 आ जा, तो उसका कहना है यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो अगर इसका मापांक, इसका परिमाण, ए का परिमाण क्या आ जा 1 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, उसको मात्रक सदिश कहते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर को जो जिसका मापांक 1 होगा तो उसको यूनिट वेक्टर जो लिख दिया हमने, तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप लगा के लिखते हैं, ए कैप, कैप से डिनोट करते हैं इसको, क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसे डिनोट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक्स एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, आई कैप। इधर अपोजिट डायरेक्शन देखो, ओ से इधर को जाएंगे तो प्लस का, इधर जाएंगे तो माइनस आई कैप, इधर को ऐसे ही क्या लेते हैं, जे कैप, इधर क्या लेते हैं माइनस जे कैप। ये हमारे यूनिट वेक्टर है, जैसा आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, ऐसे के भी लेंगे, अभी 3D पोजीशन में भी आपको इसकी जानकारी देंगे। तो आई कैप और जे कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर ले लिए हमने, ये फिक्स हो गया कि आई हमेशा डिनोट करेगा एक्स एक्स को, वाई जो जे यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा डिनोट करेगा वाई एक्सिस को। अब आप जैसे हो ओ ए वेक्टर लिखा था, तो ओ ए वेक्टर की पोजीशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आप इधर को x कितना गए 3, तो 3i, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप ओपी, जैसे ओपी वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा इसका 3 और ये i होगी इसकी डायरेक्शन, यो भाई x एक्स के अनुदिश लगा होगा। अब देखो जैसा पी ए, अब पी है ना, ए है भाई, तो ये ऊपर को देखो इसकी डायरेक्शन दोनों पैरेलल ना, दोनों पैरेलल, तो ये हो गया आपका 4j। अब आप इसको वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर लगा कर, इसे पोजीशन वेक्टर कहें इसको, इसके जो इसकी पोजीशन बता रहा है बिल्कुल आपको, ये किस क्वाड्रेंट में है, कहां पर है कहां पर नहीं है। अब इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये जैसा ओ ए हो गया, ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है कोई ये पॉइंट, मान लो बी है, इसको भी यही ले लो 3 4, लेकिन माइनस प्लस, तो -3 4, मान लो यहाँ सी पॉइंट है कोई, तो इसमें दोनों माइनस, तो -3 और -4, एक यहाँ लो डी पॉइंट ले लो कोई, तो 3 -4। अब आप ओ बी वेक्टर निकाल रहे हैं, ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर कैसा आएगा, ओ बी वेक्टर देखो ओ से आप पहले यहां पर परपेंडिकुलर डाल लें, तो ओ से पहले यहां जाओ, ओ ये कोई पॉइंट मान लो आप यहां, और फिर यहां से यहां जाओ, ये हो जाएगा ओ से बी पर, ओ से बी पर जाना तो पहले आप यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे, दो दो रास्ते होंगे बी पर जाने, एक तो ओ से बी पर डायरेक्ट चल जाओ, एक आप ऐसे पहले एक्स एक्स के अकॉर्डिंग चलो और फिर यहां से वाई, देखो वाई के पैरेलल है, देखो जो भी पॉइंट यहां लेंगे आप, पॉइंट भी ले सकते हैं आप कोई कुछ भी, तो ओ बी पे जाना, तो ओ से पहले आ जाओ टी पर, ओ टी प्लस टी से बी पर जाओ, टी बी भाई। अब देखो ओ से टी पर जा रहे, अब इधर यूनिट वेक्टर माइनस आई, अब देखो 3 ना, तो इसलिए -3i प्लस, अब ये क्या हो गया, टी देखो यहां से यहां तक जाने के लिए ये कितनी वैल्यू, यहाँ 4, ये 4 ऐसे तो गिनी जाएगी यहाँ पर, ये y x की तो वो होगी ना, इसकी मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो 4j, तो ये आपका यहां से आप साइन देकर इसकी वो बता दो पोजीशन रियल, कहां की वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये एंगल भी निकालना बताएंगे, भी एंगल भी निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं इसका, ये जो एंगल होगा अभी इसे भी जानकारी देंगे।
अभी देखो अगर ऐसे ही ओ से सी पे वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी कैसे निकाल दोगे? डायरेक्ट वेक्टर ओ सी पे जाना आपको, तो आप ऐसे यहां से आ जाएं और फिर यहां से आ जाएं, या डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट से आप सीधा -3i कैप -4j कैप। अगर यहां जाना आपसे ओडी पे जाना, वेक्टर ओडी, तो वेक्टर ओडी डायरेक्ट 3i -4j कैप। अब आप इसकी साइन देख के बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। अब देखो जैसे ये दोनों ओए ओए दोनों पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा भाई? फर्स्ट में। ये देखो इसकी डायरेक्शन पता लग रही है आपको, ये देखो माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस डायरेक्शन, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इनसे इनकी साइन से ही आप इसकी डायरेक्शन बता सको, पोजीशन भी बता सको भाई ये किस पोजीशन में है। अब मैं आपको इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात डायरेक्शन। वैसे कोसाइन का मतलब कोस होता है, जो दिशा के साथ और कोस जोड़ दें आप इसमें, तो होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो कोई वेक्टर, ये 2D फिगर ले लो, फिर 3D में समझाएंगे। ये प्लस प्लस, ये कोई वेक्टर, ये हो गया ओ, ए ले लो कोई बात नहीं, ए ये ओ ओरिजिन से ओ, ये हो गया ए, ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये होता है, अगर हम मिलाएंगे ये आपका, ये हो गया जी एंगल अल्फा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है इसका? अल्फा, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बन रहा है, तो इस अल्फा को ही क्या कहते हैं? इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डी सी एस शॉर्ट, तो डी सी एस आपको कोस अल्फा, डी सी एस का मतलब कोस अल्फा। अभी जो वेक्टर लिखना आपको, वेक्टर ओ ए, तो आप ऐसे लिखोगे वेक्टर ओ ए बराबर, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो पहला आप यहां से आ जाएंगे ओ बी और प्लस बी ए हो गया, तो ओ बी का मतलब हो गया एक्स आई कैप, और ऐसे जा रहे हैं वाई के, देखो इधर यूनिट वेक्टर आई कैप और इधर यूनिट वेक्टर जे कैप, तो क्या वाई जे कैप, ये वेक्टर ओ ए हो गया। अब इसका ये जो वेक्टर ओ है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा आपको, ओ ए का परिमाण, ये हो गया ओ ए का परिमाण, इसकी यहां से यहां तक लेंथ, इसको निकालने के लिए आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वेक्टर लगा के इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा दें, तो इसकी वैल्यू सीधी आती है डायरेक्ट यहां से, और रूट लगाओ और आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और जो भी y की कोएफिशिएंट में होगा दोनों का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आता है। परिमाण क्या है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाण। अब यहां देखो कोस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन, जैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, साइन कोस tan सारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बोले ना, लेकिन यहाँ वेक्टर में हमको जरूरत पड़ती है इसकी डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इसकी डायरेक्शन के साथ और कोस लेना आपको बस केवल, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? देखो हम कोस, कोस क्या होगा बताओ? इस ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल है, तो कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर्ण, तो कोस अल्फा हो गया, अब बेस कितना है इसका? OB, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? OA, तो ये वैल्यू इसको बोलते हैं हम यहाँ इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हो गया कोस अल्फा, OB अपॉन इतना। अब इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसे OB तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये x, ये तो हो गया x, और ये हो गया आपका OA, OA का मतलब हो गया ये,
इसको आप इसका मैग्नीट्यूड को r से भी नोट कर सकते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो इसका r है मैग्नीट्यूड, तो x अपॉन r हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो cos अल्फा x अपॉन r हो गया। अब ऐसे ही आप डायरेक्शन कोसाइन के बारे में अगर 3D का मतलब देखो, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये ऐसे होते हैं। जैसे किसी दीवार के आप कमरे के कोने में देखो तो आपको 3 लाइन दिख जाएंगी, तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया z एक्सिस। तो x एक्सिस इसकी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेंगे i कैप, इधर यूनिट वेक्टर लेंगे तो j कैप, और इधर यूनिट वेक्टर लेंगे तो k कैप। अब यहाँ कोई वेक्टर लो कोई, ये p, लेकिन ये तीनों से दूर है, तीनों एक्सिस से, जब बीच में आ जाए अगर कहीं तो ये x एक्सिस से भी डिस्टेंस है इसके, x y z तीनों कोऑर्डिनेट हैं। अगर ये यहाँ x एक्सिस पे होगा तो यहाँ y और z नहीं होने के, इसमें 0 0 आएंगे दोनों, और y एक्सिस पे होगा तो x और z नहीं आने के यहाँ पर। अगर यहाँ इस प्लेन में लेंगे तो x होगा, z होगा, लेकिन y नहीं होगा। लेकिन यहाँ तीनों के तीनों आ रहे थे, इसका मतलब ये कहीं बीच में है, यहाँ सर कमरे के किसी के भी बीच में। अब ये O हो गया, ये OP हो गया। अब इससे अगर आप x एक्सिस के साथ इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं, दिक् अनुपात, तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, अल्फा। अब देखो ये ऐसे ही अगर आप इसे यहां मिलाओगे तो ये लेंथ कितनी होगी आपके, यहां से यहां तक, ये तो x हो गया, और ये इसका मैग्नीट्यूड r मान लो आप। देखो OP वेक्टर OP बराबर ये हो गया आपका xi, x एक्सिस के साथ i प्लस y के साथ क्या हो गया j, और प्लस z k हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड OP का वेक्टर OP का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, तो ये फिर आप बिना एरो के ऐसा लिखो, या इसको OP लिख दो, या इसको R मान दो। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, R बराबर अंडर रूट के अंदर ये कोफिशिएंट ले लो इनके, x y z के कोफिशिएंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आप इसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब इसकी मैग्नीट्यूड की जोड़ कहां पड़ रही है आपको, देखो 90 हो गया, तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो भाई, अगर आप ये x एक्सिस केवल x एक्सिस की डायरेक्शन बता रहे हैं तो x एक्सिस डायरेक्शन cos अल्फा, ये लिख दो cos अल्फा। अब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हो गया x अपॉन, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया r। ऐसे ही अगर आप cos बीटा लें, बीटा मतलब y एक्सिस एंगल कितना है इसका, बीटा, और z एक्सिस एंगल कितना है इसका, गामा। किधर को भी दर्शा लो भाई, ये बीच में है यहाँ पर, तो cos बीटा, तो जो cos लेंगे तो y एक्स पर देखो, y एक्स की वैल्यू कितनी है, y अपॉन क्या हो गया r, ऐसे cos गामा ये हो जाएगा z अपॉन r। इसमें आपको ये इसका z एक्सिस पे देखना कितना कोऑर्डिनेट है इसका, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब देखो इसको, अगर आप ये जो डायरेक्शन रेशो, देखो रेशो ना त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो साइन कोस tan होते हैं क्या कहते हैं आपको, यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो साइन कुछ भी हो, साइन थीटा, कोस थीटा या tan थीटा, इनको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब यहां पर क्या है आपके, डायरेक्शन रेशो। अब देखो भाई, अब हम डायरेक्शन रेशो पे जाने वाले हैं। यहां से देखो भाई, देखो साइन से, अब देखो जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, अब देखो ये भी अनुपात है इसका, तो इसका आप शॉर्ट में क्या मान सकते हो, कोस अल्फा ना लिखकर आप इसको ऐसे लिख सकते हो L, और इसको क्या मान सकते हो M, और इसको क्या मान सकते हैं N। तो ये अब हम कोस अल्फा की बजाय L भी लिख सकते हैं, कोस बीटा के स्थान पर M
और कोस गामा के स्थान पर n भी लिखा जा सकता है। अब ये एल एम एन ये कहां क्या करेंगे भाई यहाँ पर? अब देखो जैसा आप यहां से ये एल एम एन इनका स्क्वायर करना एक बार। देखो भाई एल का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना भाई। एल का स्क्वायर करना ये हो गया आपका एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड अपॉन आर का स्क्वायर। अब आप यहां से आर स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये कहेंगे इक्वल आर स्क्वायर के। स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 1। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपका डायरेक्शन को जो आपने लिखा था डायरेक्शन कोसाइन उनमें रिलेशन आ गया कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा में। केवल कहीं का स्क्वायर करेंगे, चाहे आप एल के स्थान पर कोस अल्फा लिख लो, कोस बीटा कोस गामा एल एम एन की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या गया? डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन। अब ये आप देखो भाई इसमें जैसे आपने फिगर बना रखी तो ये अल्फा बीटा गामा क्या लिखे थे आपने? एक्स एक्स एंगल कितना इसका वेक्टर का? एक्स एक्स एंगल अल्फा और वाई एक्स एंगल कितना? बीटा और जेड एक्स गामा। तो ये पी के जो कोऑर्डिनेट है आपके पी के निर्देशांक कितने? एक्स वाई जेड। अब ये देखो आप यहां से भी एक्स वाई जेड निकाल सको। आर को इधर ले जाओ, आर को इधर ले जाओ तो ये वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल आर। ऐसी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आर इधर ले जाएंगे? एम आर। और जेड की कितनी आ जाएगी? एन आर। तो ये पी के कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हो एल आर एम आर एन आर लिख कर भी इसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं। ये पी के निर्देशांक हो गए। अब इनको आप रिलेशन तो देख लिया आपने एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि अगर हम कोस स्क्वायर अल्फा, देखो हमने कोस अल्फा को एल माना प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। क्योंकि आपने एल एम एन ये वैल्यू क्या है कि एल की ये एम की एन की, इनको एल एम एन मान लिया। रेशो देखो रेशो ना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो ऐसे ही ये भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं आपके। इसे हिंदी में क्या है? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन मतलब कोस थीटा लेना और डायरेक्शन जो की डायरेक्शन बता दे वेक्टर की किसी की भी। अगर आप इसमें अब दिक् अनुपात एक यहां शब्द आएगा आपका दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशो, इसको क्या है? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात ये दिक् अनुपात क्या हो भाई? डायरेक्शन रेशो। अब इनको आपने जो ये एल आर ये जो एल आर लिया, यदि एल आर को तो ए मान लो और एम आर को बी मान लो और एन आर को सी मान लो, तो ये जो ए बी हैं ये इनके दिक् अनुपात। देखो एल आर कहेंगे इक्वल हो गया, ये देखो आप तो ये जो एक्स वाई जेड थे ना, देखो एक्स वाई जेड, तो ये एल आर एम आर एन आर के बराबर ले लिया और इनको ही हम दिक् अनुपात कहते हैं। ए बी सी को क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। नमस्ते जी बैठो। इन्हें क्या कहते हैं? ए बी सी को ही दिक् अनुपात बोलते हैं। ये इसका अब वेक्टर के टाइप्स ले लो, सदिश के प्रकार। वेक्टर कितने प्रकार के हो भाई? सदिश के
प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ, वेक्टर कितने प्रकार के हैं भाई, पता बच्चों? नहीं पता। वेक्टर, वेक्टर बेटा एक तो आप ना सबसे पहले लिखो जीरो, जीरो वेक्टर, हिंदी में है शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश। क्या हुआ ये शून्य सदिश? बैठ जाओ। शून्य सदिश क्या होगी ये वेक्टर? देखो अगर आप ना ये वेक्टर आप ऐसे लिख लो ए ए, जहां से चले और वहीं आ गया आप, तो उसको क्या कहते हैं? जीरो, जीरो वेक्टर। ठीक है, जहां से चले ए से ए पे ही चले गए, पॉइंट बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं चला। मान लो आप यहां से चले ए से कहां गए? बी पे गए, और बी से फिर वापस आ जाओ, आप ए पे ही आ जाओ भाई। तो ये क्या हो गया आपका? देखो जैसा आप नहीं ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे कोई वेक्टर होता है ना ए बी, इसको तोड़ना सीखो, वेक्टर ए बी। देखना जरा, ये आप ये ओ हो, मान लो ये ए ओ ए, और ये आपका ऐसे लिखो ए सी और बी, आप ऐसे लिखो इसको। देखो ये वेक्टर हो गया आपका ए बी, वेक्टर ए बी हो गया। इसे आप कैसे तोड़ सको? ए से ना सी पर जाओ और सी से बी पर, ऐसे लिख सको। देखो आप इसको वेक्टर ए बी को, ए से यहां जाओ पहला, ए सी प्लस सी बी, ये वेक्टर को ऐसे तोड़ सको। देखो सी बीच में आ गया दोनों के, एक वेक्टर को ऐसे तोड़ सको आप। लेकिन अगर घूमकर फिर वापस आप यहां से यहीं आ जाओ, ए का ए पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। देखो यहां से चले आप यहां पहुंच गए, ये तो हो गए ए बी, ए से सी पे गए और सी से बी पे गए, तो क्या हो गया? वेक्टर ए बी हो गया आपका। लेकिन अगर आप ए से चलकर ए पे आ जाओ, ए से यहां जाओ, फिर ए से वापस आ जाओ, बी ए पे पहुंच जाओ, तो फिर आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा, जहां से चले थे वहीं पहुंच गया आप। ठीक है, अब आप ऐसे ही देखो, अगर आप ना देखो ओरिजिन ले लें, जैसा एक्स एक्स वाई एक्स पर ले लें आप कभी, यो ओरिजिन ले लो, यो ए हो गया, ये आपका यहाँ वेक्टर बी, बी की कंडीशन ऐसे दिखाऊंगे, ओ बी, ये हो गया ओ ए। अब ए से बी पे जाना आपको, देखो क्या जाना? ए से बी पे। अब देखो आप ए से बी पे जाने की बजाय आप दूसरा रास्ता आपके लिए, यहां से यहां आओ और फिर यहां से यहां पहुंच जाओ वापस। तो ए से यहां जाओ, ए ओ प्लस, फिर ओ से यहां जाओ, ओ बी। अब देखो ये आप ना ए ओ, अगर इसके आप डायरेक्शन बदलोगे, ए ओ से ओ ए करोगे, तो यहां नेगेटिव साइन आ जा, डायरेक्शन चेंज करने से क्या आ जा? नेगेटिव साइन। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसे आकर लिख लो ओ बी को माइनस ओ ए, ये असली, ये देखो आपका ये क्या बना। देखो ए बी लिखना ना आपको, तो लास्ट वाले में से हमेशा पहला वेक्टर घटा दो आप सीधा, तो ओरिजिन दे रखा हो आपको कहीं भी, जैसे हमने लिया यहाँ से ओरिजिन ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो? 0 0 0 हो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा। ठीक है, तो आप अगर ए बी लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखते हो ओ बी माइनस ओ ए। मान लो आपको बी सी लिखना, वेक्टर बी सी, तो आप क्या लिखोगे? ओ सी माइनस ओ बी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। बाद वाले में से पहला घटाओ, सीधा सीधा, किसी फिगर की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना इसका, ये जो एंगल है ये अल्फा, यही लिया मैंने, जो डायरेक्शन कोसाइन के हैं आपके, ये एक्स एक्स एंगल, ये वाई एक्स एंगल, ये जेड एक्स एंगल, इन्हें दिक अनुपात, देखो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हो ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ऐसे यहाँ पर क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन हो। कोस मतलब आपको है तो अनुपात ही, देखो अनुपात या कोण मारी वैल्यू देखो, या तो रेशो ही हो, लेकिन यहाँ से क्या हो गया? कोसाइन, कोस का रेशो दिखाना, केवल डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और इन एलएमएन से दर्शाओगे, कोस अल्फा ना लिखकर इसकी जहां एल लिख सका, कोस बीटा की बजाय एम, कोस गामा की बजाय एन। यहां से एक्स, ये जो कोऑर्डिनेट थे ना एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू निकाल सको, आर इधर मल्टीप्लाई करके एक्स बराबर आर एन, वाई बराबर, देखो एक्स को जो की पॉइंट था आपका, ये जो की पॉइंट था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एक्स वाई जेड की बजाय ऐसे लिख दो। और ये जो आपने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लिया, देखो मैंने आप यहां दिखाया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर,
अब इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, देखो क्या वैल्यू होगा, एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू x अपॉन r, ये होगा x स्क्वायर अपॉन इतना y स्क्वायर z स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये कहेंगे बराबर है r के, तो ये आपका r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। जो डायरेक्शन कोसाइन, ये एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन को दर्शाते, तो कोस अल्फा कोस बीटा ना लिखकर एलएमएन लिख दो आप उसकी बजाय। अब यहां से यो देखो एल की बजाय कोस स्क्वायर अल्फा लिख सको, कोस स्क्वायर बीटा कोस गामा, मान लो तीन में से कोई से दो की डायरेक्शन रखी हो, एक की छोड़ रखी हो, आराम से निकल जाएगी, है ना, इनकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ डायरेक्शन रेशो आ रहा है एक शब्द आपकी इसमें किताब में, ठीक है, जो डायरेक्शन रेशो इसे कहते हैं दिक् अनुपात, ठीक है, वो तो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसे शॉर्ट में डीसीएस लिखा था, डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन, और इसे कहते हैं डीआरएस, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा मिलेगा आपको डीआरएस। तो ये क्या होगा दिक् अनुपात, ये देखो एल आर, जो आपने एल आर लिया इसको ना ए मान ले पूरे को, एल की और आर की मल्टीप्लाई दोनों की, ठीक है, और ये एम आर ये एन आर, ये इसे ए इसे बी इसे सी, ये ए यो बी यो सी, एक्स वाई जेड ना लिखकर इनकी डायरेक्शन जुड़ी हुई देखो इसमें साथ साथ, एल मतलब कोस अल्फा, है ना, एम का मतलब देखो कोस बीटा कोस गामा, यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा में इनकी वैल्यू ए बी सी, इसे क्या कहें, इसका दिक् अनुपात कहें, डायरेक्शन रेशो अनुपात बेटा, है ना, दिक् अनुपात, ठीक है, और कहा पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, बीसीएस और डीआरएस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है आपकी किताब में। अब ये वेक्टर के प्रकार, चाहे वो वेक्टर सबसे पहले अपन शून्य सदिश, ठीक है, जीरो जीरो आना उसकी वैल्यू, तो देखो ए बी कैसे लिखेंगे आप, ए बी ए से सी पर जाना, फिर सी से बी पर, देखो ए से सी पर, सी से बी पर, ए बी हो गया वेक्टर ए बी, या आप अब देखो इस आप ए बी को ऐसे लिख सको, अगर आपने ये ले ओरिजिनल ले लिया मान लो, है ना, तो ए से बी पर जाना, देखो ए से बी पर जाना, तो आप पहले ए से बी पर जाने का लिए यहां से यहां जाओ, फिर यहां से आ जाओ, वहीं जाना ए से बी पर ही जाना, लेकिन दूसरे रास्ते से चले गए आप, यहां से आ जाएगा फिर वापस चले गए, तो कितना होगा ए ओ प्लस ओ बी। अब देखो अब आप ए ओ का ओ ए कहोगे तो माइनस इन बाहर आएगा, अब ये ओ है ये ओ बी हो गया, तो आप इसे प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, ऐसे में लिख सको आप। तो ऐसे ही ये बीसी है तो बीसी का ओसी माइनस ओ बी, कोई भी वेक्टर होगा तो आप उसे ऐसे ही लिख सको तोड़ का आंसर, तो जीरो सदिश। अब जीरो सदिश का मतलब हो गया देखो ए ए इज इक्वल टू जीरो, यानी जहां से लेते वहीं आ जाओगे इधर, तो उसकी वैल्यू सीधा जीरो हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो देखो जीरो जीरो वेक्टर को दर्शाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी वेक्टर ए बी निकालते ए ही लिखो, ए बी प्लस जीरो वेक्टर दिखाने के लिए ए बी प्लस ऐसा कर लो बी ए बी प्लस बी ए, नमस्ते ए बी प्लस बी ए, या ए बी और बी ए का अगर माइनस चिन्ह लगाओगे तो क्या होता है ए बी हो जाएगा। अब देखो जहां से चले ना वही, अब ए बी से ए बी कट कर क्या आ गया जीरो हो गया ऐसा, ठीक है, ए बी से ए बी कट कर जीरो, ऐसा भी आप इसमें लिख सको मतलब, ठीक है, जहां से लेते वहीं आ जाना चाहिए, मतलब जिनका जोड़ जीरो हो जाएगा ना तो भी जीरो वेक्टर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब नंबर 2 पर लिख दो आप यूनिट वेक्टर, क्या भाई यूनिट वेक्टर, यो मात्रक सदिश, ये इससे क्या पता होगा आपको यूनिट वेक्टर से, अगर किसी सदिश का परिमाण कितना ले लें 1 आधा, ठीक है, क्या कोई वेक्टर होगा आपका ये 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसा मोड लगा लेंगे, इसके एरो हो जाएगा इसके ऊपर से, तो ये क्या आ इसकी वैल्यू i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और भाई k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू क्या कितने के बराबर आ जा 1 आ जा, तो इसे हम क्या कहेंगे
फिर इसको ऐसा डिनोट कर जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप लगा कर लिखा जा, यूनिट वेक्टर को ये ऐसा लिखा जा। तो आपके यहां से जैसा आप ये पढ़ रहे थे वी एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस, तो यहां से 3 डायरेक्शन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इधर को यूनिट वेक्टर क्या लें हमेशा आई कैप, इधर को क्या लें जे कैप, इधर को के कैप। अगर कोई यहाँ वेक्टर दिखाना आपको तो तीनों से समान मतलब अलग अलग दूरियों पर, ना इस प्लेन पर ना इस पर ना इस पर, वो दिखाना 3D फिगर है इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाता इसका भी सिस्टम। तो इसे आप ऐसा दिखाना ओपी को, ओपी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा एक्स आई कैप, फिर वाई जे कैप, जेड के कैप। ये जो आई जे के कैप लिया आपने, इनका ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इसलिए इनको ये इनकी पोजीशन दिखाते हैं इसकी वेक्टर की आई जे के। अगर मान लो आई और जे है के है नहीं, तो अपना आप समझ जाओ एक्स वाई प्लेन में करियो, ये जो वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहा बस। अगर मान लो जे दे रखा के दे रखा यूनिट वेक्टर एक्स, यो आई कैप नहीं है, इसका मतलब ये हमने इसकी पोजीशन वो कहते हैं ना पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, तो उसके बारे में एकदम इस आई जे कैसे पता लग इसकी स्थिति हुआ था, पोजीशन बताओ वेक्टर की है कहां। अगर तीनों दे रखा है इसे क्या तीनों यूनिट वेक्टर है आपके पास, तो ये तीनों से इक्वल दूरी पे, जिसको इस कमरे में आप बीच में ले लो कोई पॉइंट, इस दीवार से भी इतनी दूर, इस दीवार से भी इतनी दूर, इस दीवार से भी इतनी दूर, है ना तो इस दीवार पे आप अकेली पर, ना छत पर अकेली पर, ना उस दीवार पर दूसरी पर, तीनों से कहीं ना कहीं अलग अलग डिस्टेंस हो, तो फिर तीनों के तीनों आई जे के इनका यूनिट वेक्टर जो होंगे मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 ही आएगा हमेशा। अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लगा हुआ देखो यहाँ चलो 1 नहीं आ रहा भाई, ये तो 1 नहीं आ रहा, तो ये आप ए कैप नहीं है, ठीक है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो उसे यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश। आज टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश अगर एक लास्ट बताते चलो क्या और देखेगा बाद में। नंबर 3 ये नंबर 2 हो तो नंबर 3 ले लो आपका कोलिनियर, क्या भाई सरनेग कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, इसे हिंदी में है सरनेग सदिश। ये क्या भाई कोलिनियर वेक्टर की जगह है जिनमें एक पॉइंट ना कॉमन हो, दो वेक्टर हो बेटा एक पॉइंट कॉमन हो। देखो ये आपका वेक्टर ए बी हो गया, वेक्टर ए बी हो गया, और ये बी कॉमन हो जा और इसके आगे ये सी हो जाए। देखो ये बहुत ही जरूरत पड़ो भाई इसकी, ठीक है ना। देखो एक मिनट देखो ना, देखो कॉमन तो है, देखो सरनेक लिखा ना, सरनेक सरनेक हम लोग एक लाइन तो होती है सीधी, ये ऐसा नहीं होना ना। देखो ए बी तो हो गया आपका, और देखो बी तो कॉमन हो गया लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग होगी। देखो देखो सी, देखो ए बी की डायरेक्शन किधर है और बी सी की डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन बदल गई ना। अगर सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन हो बिल्कुल एकदम नहीं, देखो ए बी प्लस देखो बी सी, वेक्टर टू बी सेम, देखो डायरेक्शन सेम है ना, तो डायरेक्शन सेम होने से आप सीधा एकदम यहां से आप पहुंच सकते हो, इसकी वैल्यू आप ए सी लिख सकते हो, तो ये कोलिनियर बोले जाएंगे। लेकिन इसमें देखो इसकी डायरेक्शन कहां भाई, इसकी डायरेक्शन तो ऐसा, इसकी डायरेक्शन कहां ऐसा, बी तो कॉमन है इनमें, देखो बी पॉइंट तो कॉमन है एक तो दोनों में, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है भाई, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो ही कोलिनियर होंगे। अब देखो आपको कोलिनियर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जैसा देखो एक वेक्टर, ये वेक्टर ए ये बी हो गया, ठीक है। अब ये वेक्टर दूसरा मान लो, देखो भले ही मैग्नीट्यूड में छोटा हो लेकिन देखो पैरेलल हो गया जी आपका, ये मान लो ये बी है इधर सी है भाई, कुछ भी बी सी मान लो, बी सी मान लो, ये मान लो बी और सी हो गया, ठीक है। अब देखो ये बी पॉइंट कॉमन हो गया दोनों में, तो इसकी पोजीशन देखो बी का पोजीशन तो एक ही होगी ना। देखो यार ये आप प्लेन बना लेना चाहिए, देखो यहाँ मान लो इसके कोऑर्डिनेट जो भी होंगे आपके कोऑर्डिनेट मान लो 1 2 हो गए इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो 1 2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा 1 2, ये ए हो गया आपका। ये बी के मान लो 4 5 कुछ भी कोऑर्डिनेट आ गए 4 5, नमस्ते जी। तो ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए कितने 4 5 हो गए बी के कोऑर्डिनेट 4 5। अब इसके सी के कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, सी के कोऑर्डिनेट कितने लो भाई 8 9, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट यहाँ है कहीं भी 8 और 9, क्योंकि सारे प्लस के देखो सी। अब देखो ए से बी पे जाएंगे आप और फिर बी से सी पर जाते देखो, क्योंकि बी कॉमन है दोनों में। बी क्या हो गया कॉमन, तो इसलिए अब देखो ये बड़े छोटे हो सकते हैं। देखो ये वेक्टर ए बी देखो इसका मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ परिमाण है ना, इसके मैग्नीट्यूड अलग है। लेकिन दोनों के डायरेक्शन देखो बी दोनों में कॉमन हो गया, डायरेक्शन सेम, इसलिए दोनों देखो पैरेलल दोनों एक दूसरे के। अब बी कॉमन हो गया तो तब ये बोले जाएंगे कि एक दूसरे के दोनों क्या हो गए कोलिनियर हो गए, सनेक हो गए। बड़े छोटे हो सकते देखो ये वेक्टर, ये मान लो वेक्टर ए, ये वेक्टर कितना मान लो बी, तो ऐसा हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग अलग बन के, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से अलग अलग हो सकता है। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो कोई बात नहीं, बड़े छोटे हो सकता, लेकिन डायरेक्शन सेम, वेक्टर की डायरेक्शन सेम भाई, वेक्टर की डायरेक्शन सेम, ठीक है। लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड, अब देखो इक्वल का निशान लगा रहे हैं आप इनमें, अब देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग है इनके दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग, अगर आप साइन इक्वल लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। क्या करना पड़ेगी स्केलर, मान लो इसकी लेंथ से आधा, तो m का मान 1/2, मान लो डबल करना आपको तो इसका मान 2 आ जाएगा। तो वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, अगर आपको बराबर करनी हो तो। लेकिन इक्वल का साइन जब होगा जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी, और कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो ये अगर आपने ऐसे दिखा दिया कि भाई ए की डायरेक्शन दिखा दोनों बी, जहां तक बी दोनों में कॉमन आ जाओ, तो फिर हम सनेक कह सकते हैं, ये वेक्टर सनेक है, ठीक है। चलो आगे का दूसरे पार्ट में बनाएंगे इसके वीडियो।